इम्यून सिस्टम, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र। अगर हम थोड़ा कंटेंट देखें हमारे सिलेबस में क्या है इसके कंटेंट, ओके, सिलेबस के कंटेंट देखें हम तो सिलेबस के अंदर, ओके, एक दे रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। उसके बाद वैक्सीन्स, ठीक है, नंबर थर्ड पैथोजेंस, ठीक है, नंबर फोर्थ पैरासाइट, क्लियर, नंबर 5 कैंसर और नंबर 6 एड्स। ये हमारा सिलेबस है, ध्यान देना इधर, हमारे सिलेबस में ये कंटेंट है, ओके, जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आप इधर ध्यान देना कंटेंट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, मतलब इसमें पूरा इम्यून सिस्टम आ गया, एवरीथिंग, एक्टिव पैसिव बोलो, सेल मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड, एवरीथिंग बोलो, सब कुछ आ गया। फिर वैक्सीन है, फिर पैथोजेंस। अब पैथोजेंस में आपका बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, फंगल डिजीज, ये आ गए। मतलब डायरेक्टली आपके बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, बट यहाँ से देखो तो वही है। पैरासाइट आ गया, मतलब पैरासाइट का मतलब है मलेरिया, बोलो आपको फीमेल एनाफिलीज, उसकी साइकिल सब कुछ पता होना चाहिए, ओके। और कैंसर और एड्स, एड्स मतलब वायरल डिजीज में आ जाएगा। जब आपका पहले सिलेबस था उसमें क्या था, क्लियर दे रखा था बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, मलेरिया, ऐसे दे रखा था। अभी जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें ये कंटेंट कर दिए, बस इन कंटेंट में ये पैरासाइट लिख दिया, मतलब आप सोच लो कि पैरासाइट मतलब आपका मलेरिया अपने को स्टडी करना ही है। बोलो पैथोजेंस लिख दिया, मतलब बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज स्टडी करना ही है, क्लियर। और वैक्सीन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब पूरा इम्यून सिस्टम स्टडी करना ही है। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम एंड हम टॉपिक दे सकते हैं, बोलो मैंने कहा ह्यूमन डिजीज, क्लियर, बोलो ह्यूमन डिजीज, क्लियर। मतलब इसमें 2 चैप्टर है, एक तो हम इम्यून सिस्टम भी पढ़ेंगे और उस या वो तो हमारे 2 कंटेंट हो गए, और उसके बाद ये कंटेंट रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, ह्यूमन डिजीज हो जाएगा। ह्यूमन डिजीज के अंदर बोलो आपकी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल दोनों आ गया। कैंसर अपने आप में कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है, और ये पैथोजन पैरासाइट से होने वाली कैसी है, कम्युनिकेबल है। बोलो बात समझ में आए। और एड्स तो इसमें वायरस वाले में स्टडी करेंगे तो आ ही जाएगा, क्लियर। मतलब ये इंडिकेट करता है कि एड्स जो है, बोलो एड्स जो है वो हमें, ठीक है, एड्स जो है वो हमें क्या है, डिटेल से स्टडी करना है, ओके। मतलब पर्टिकुलर एड्स आपको दे रखा है, इसका मतलब एड्स के बारे में तो हमें अच्छे से डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा कि एड्स क्या होता है, इसके रीजंस क्या है, इसका पैथोजन क्या है, इसका बोलो बॉडी में कैसे ट्रांसमिटेड होता है, कैसे फैलता है, इसके टेस्ट क्या है, एवरीथिंग हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। तो ये अपने कंटेंट रहेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, ग्रुप में किया मैंने, ओ, तो आप ही सब्जेक्ट का कर दूंगा, ठीक है, ओके। हाँ वो करना वो चाह रहा था, बाय मिस्टेक वो हो गया होगा, कोई बात नहीं, हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है, ओके। अपन कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, ओके। मतलब आपका एक पॉइंट भी आफ्टर कोचिंग सेल इसमें नहीं रहेगा जो नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर, ओके। तो ये नोट करोगे आप। ये मैंने कंटेंट इसलिए लिखे कि हमें पता रहे कि हमारे कोर्स में एक्चुअली कंटेंट क्या है। बोलो ये कंटेंट में क्या है वो तो मैंने आपको बताया, क्लियर। तो ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इम्यून सिस्टम को, और ये सारा किसको डिजीज करते हैं, ह्यूमन डिजीज आ जाएगा इसमें, क्लियर। तो आप हेडिंग डाल दोगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी,
और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी स्टडी करते हैं तो वैक्सीन अपने आप ही अंदर आ ही जाता है। कैसे आएगा वो भी पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। कैंसर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बोलो ये सारे कंटेंट इम्पोर्टेंट है। चाहे पैरासाइट बात करूँ, मलेरिया, मलेरिया की साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर, ओके। तो हटा दूँ मैं ये, बोलो ओके। अब आप 10 मिनट इधर ध्यान देना, हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिक, ठीक है, बोलो कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी का मतलब ही पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, बोलो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, में निम्न टू टाइप्स की, दो प्रकार, ठीक है, ओके, की इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है, बोलो होती है। ओके, बोलो एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को ही मैं क्या कह सकता हूँ, बोलो कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, ठीक है, बोले तो जन्मजात, बोलो जन्मजात प्रतिरक्षा, हिंदी में क्या बोलेंगे, जन्मजात, बोलो प्रतिरक्षा, ठीक है, जो सबको मिलती है। ओके, उसके बाद दूसरी कौन सी है, बोलो मैंने कहा एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब अर्जित, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, बोलो अर्जित। क्लियर, ओके। क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, अर्जित, ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा। ओके, तो हमें एक बार ये दोनों बेसिक स्टडी करना है। ओके, फिर अपने आप ही पिक्चर क्लियर होती जाएगी, आगे से आगे कहानी चलेगी। तो इसका मतलब पहला कौन सा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा इन्नेट, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, के लिए बात करूँ तो सबसे पहली बात ये, ठीक है, जन्मजात, बोलो होती है। ओके, अच्छा, यह नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब समझ में आया, आप में भी वही है, पड़ोसी में भी वही है, सब में वही है, बोलो बात समझ, नॉन स्पेसिफिक होती है। क्लियर। फिर क्या बता रहा हूँ, इसमें इसमें निम्न को इंक्लूड, सम्मिलित करते हैं, ठीक है, मतलब हमें इन्नेट इम्यूनिटी किट किस से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 पहला मैंने लिखा स्किन, ठीक है, पहला क्या है, त्वचा, स्किन। नंबर 2 है एसिडिक पीएच, नंबर 2 क्या है, एसिडिक पीएच। नंबर 3 क्या है, लाइसोजाइम। ओके, नंबर 4 मैंने लिखा मैक्रोफेजेस। क्लियर। और नंबर 5 है WBC। क्लियर। तो ये जो सारी है वो कैसी है, बोलो इन्नेट इम्यूनिटी, सबको स्किन मिलती है, सबको एसिडिक, अभी एक एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइसोजाइम, मैक्रोफेजेज और WBC। तो इसका मतलब हुआ इनके बारे में जानेंगे, वो हमारी कैसी इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, जो जन्म से ही मिलती है, सबको मिलती है। सबके सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होता है, सबके स्टोमक में एसिडिक पीएच होती है, सबके सलाइवा में एसिडिक पीएच होती है, सबकी बॉडी में मैक्रोफेजेज होती है, सबकी बॉडी में WBC ब्लड में होती है, और मैंने कहा सबके पास स्किन होती है। मतलब ये जो इम्यूनिटी है जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो जन्म से ही हमें मिलती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। क्लियर। तो हमें सबसे पहले इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। पहला क्या लिखा मैंने, स्किन। तो स्किन के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले स्किन इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी की प्रथम रक्षा पंक्ति क्या होती है, स्किन होती है। बोलो जैसे हमारे बॉर्डर पर
थ्री लाइन ऑफ डिफेंस होता है। दुश्मन जब हमारे कंट्री में ये एंटर होता है तो उसे तीन लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स एंटर होता है तो उसको भी थ्री लाइन ऑफ डिफेंस को पार करना पड़ता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? स्किन होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैक्रोफेजेस होती है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंटीबॉडी होती है। क्या होती है बोलो? एंटीबॉडी। क्लियर? तो मैंने कहा आपको, इसलिए कहते हैं कि जब भी आपकी बॉडी में त्वचा पर कहीं भी इरोजन होता है तो बोलो वहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो एक्सपोज हो गई बोलो, यानी माइक्रोब्स वहाँ पर इजीली अंदर बॉडी में एंटर हो सकते हैं। क्लियर? और जब तक आपका ये स्किन रहेगी, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है माइक्रोब्स के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि ये डेड है। ये क्या है बोलो? डेड है। स्ट्रेटम कोनियम है बोलो, क्रिटिनाइज है, और ये यहाँ से कोई भी माइक्रोब एंटर नहीं हो सकता। एंटर कब होगा? जब ये स्ट्रेटम कोनियम हट जाएगी। हटेगी कब? जब कट लग जाता है या इरोजन हो जाता है, तब बोलो माइक्रोब्स वहाँ पर एंटर होने के चांस रहते हैं। क्लियर? तो अगर आपके कभी कट लगता है तो आप वहाँ पर अगर एंटीबायोटिक या कुछ मलहम लगाओगे तो फिर वो एंटर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे वहीं ख़त्म कर देगा। बोलो बात समझो ना इस तरह से। क्लियर? तो मैंने कहा स्किन के लिए क्या बातें बता रहा हूँ। एक तो स्किन मैंने कहा फर्स्ट, ठीक है, लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, बोलो डिफेंस, बोलो रक्षा की प्रथम पंक्ति, सुरक्षा की प्रथम, बोलो प्रथम पंक्ति। ठीक है, बोलो मैंने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, होती है। तो यहीं पर आपको नोट करके बता दूं, तीनों मैंने कहा फर्स्ट लाइन, ठीक है, ऑफ डिफेंस, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, तो वो तो क्या है बोलो? स्किन। अगर मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूँ तो कौन है? मैक्रोफेजेज। क्लियर? और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूँ तो उसके लिए कौन है बोलो? एंटीबॉडी। क्लियर? एंटीबॉडी। ओके, तो वापस आ जाते हैं। अपन ने लिखा स्किन क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कि जो स्किन, ठीक है, में एपिडर्मिस, ठीक है, कि सबसे आउटर मॉस, मैंने कहा आउटर मॉस, ठीक है, बोलो लेयर को स्ट्रेटम मैंने कहा क्या कहते हैं बोलो? स्ट्रेटम कोनियम। ठीक है, कोनियम, बोलो स्ट्रेटम कोनियम। ठीक है, कोनियम। ओके, स्ट्रेटम कोनियम। ओके, बोलो कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या होती है? डेड। ओके, डेड होती है, जो कि क्या होती है? डेड होती है। बात समझ में आए? एक्चुअली क्या होता है, ये स्किन है। स्किन में क्या है? नीचे एपिडर्मिस है, ऊपर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होती है। सबसे अंदर की जो होती है वो स्ट्रेटम मैलपिगी होती है। क्या होती है? स्ट्रेटम मैलपिगी। ठीक है, फिर मैंने कहा थोड़ा और ऊपर स्पाइनोसम होती है, फिर ग्रैन्युलोसम होती है, फिर लूसिडम होती है, और सबसे ऊपर क्या होती है? स्ट्रेटम कोनियम होती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं? अगेन नोट करके बता रहा हूँ। ठीक है, नोट करके क्या बता रहा हूँ? इमेजिंग करो, ये मैंने डर्मिस किया। क्लियर? और ये क्या किया बोलो? एपिडर्मिस। थोड़ा सा मैंने किस बात का ध्यान रखा कि स्किन के अंदर एपिडर्मिस थोड़ा थिक होता है और डर्मिस थोड़ा क्या होता है? थिन होता है। क्लियर? इस डर्मिस के अंदर कितनी होती है? 5 लेयर होती है। कितनी होती है बोलो? 5 लेयर्स होती है। क्लियर? जो 5 लेयर्स होती है उनके नाम फिक्स है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? मैं किधर से किधर जा रहा हूँ? अंदर से बाहर की ओर। जो सबसे अंदर होती है वो होती है स्ट्रेटम मेल पिगी। क्लियर? स्ट्रेटम मेल पिगी होती है। फिर मैंने कहा, ठीक है, बोलो स्ट्रेटम, मैंने कहा स्ट्रेटम, ठीक है, बोलो स्पाइनोसम। ठीक है, स्पाइनोसम। उसके बाद होती है स्ट्रेटम सब में कॉमन है। ठीक है, ग्रेन्युलोसम। क्लियर? उसके बाद क्या होती है? स्ट्रेटम,
ठीक है, स्ट्रेटम मैंने कहा ल्यूसीडम, क्लियर। और सबसे आउटर मोस्ट क्या होती है, स्ट्रेटम, ओके। जो अभी नाम लिया था मैंने कोनियम, क्लियर। तो ये क्या होती है बोलो, इनर मोस्ट, क्लियर, इनर मोस्ट, ओके। और ये क्या होती है, आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट। अब तो आपको वर्ड समझ में आया कि स्ट्रेटम कोनियम इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और वो क्या होती है, डेड होती है, क्लियर, क्योंकि केराटिनाइज्ड होती है, केराटिन प्रोटीन होता है। और जो हम जानते हैं कि एपिडर्मिस में मिलेनिन पिगमेंट, उसका फॉर्मेशन इस लेयर की सेल्स द्वारा किया जाता है, जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट सेल, क्लियर, ओके। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये किधर से किधर है बोलो, अंदर से बाहर। सपोज दैट कभी भूल जाए या एग्जाम में आ जाए कि एपिडर्मिस की लेयर्स का बाहर से अंदर या अंदर से बाहर क्या ऑर्डर होता है, बोलो क्लियर, क्योंकि इंटेगुमेंट सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम होता है जिसमें हम एपिडर्मिस डर्मिस की बात करते हैं। तो इंटेगुमेंट सिस्टम डायरेक्टली हमारे नहीं है, बट हम जब स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं बोलूं कि बॉयज़ के फ़ोन पर मैसेज आते हैं, किसके आते हैं बोलो, गर्ल्स के, क्लियर। तो यहाँ पर ट्रिक क्या लिख रहा हूँ बोलो, किसी बॉयज़ को पूछा किसका मैसेज आया तो वो कहेगा गर्ल्स का, तो एसएमएस बोलो गर्ल्स का, क्या लिखा मैंने, एसएमएस गर्ल्स का, ओके। क्या लिखा, एसएमएस गर्ल्स का, क्या ट्रिक लिखी मैंने, एसएमएस गर्ल्स का, ओके। तो अब इसमें देखो, वो जो आपका, इधर ध्यान देना, जो एस है वो तो स्ट्रेटम को शो कर रहा है, तो सबसे अंदर पहली कौन सी है, मेल पिगी, बोलो बात समझ में। दूसरी कौन सी है बोलो, दूसरी कौन सी है, ठीक है, दूसरी कौन सी है बोलो, मैंने कहा, ओके, इसमें टाइम लगेगा। दूसरी स्पाइनोसम, तीसरी कौन सी है, ग्रेन्युलोसम, ठीक है, ओके। बोलो ये स्पाइनोसम, ग्रेन्युलोसम, लूसीडम और कॉर्नियम, मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, बोलो थोड़ा ध्यान रहेगा, एसएमएस गर्ल्स का, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, मैंने कहा इनर टू आउटर, ओके, आउटर लेयर, क्योंकि बिना लॉजिक के तो क्या होता है, भूल जाते हैं, बात समझना। और ऑप्शन की खेल में क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास बैकअप है तो ऑप्शन में आपका काम हो जाता है, क्लियर। तो आई थिंक ये तो मैंने यहाँ वर्ड आया था, क्या आया था, स्किन में एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर को स्ट्रेटम कोनियम कहते हैं, जो कि डेड होती है। तो स्ट्रेटम कोनियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इसका मतलब वो एपिडर्मिस में और भी लेयर होती है, तो कितनी लेयर होती है, 5, और उनका ऑर्डर, उनका नाम, एवरीथिंग फिक्स है, क्लियर, ओके। उसके बाद क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बोलो स्किन में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा स्किन जो होता है, क्लियर, स्किन 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 को हर, आपसे मैं कहूँ, हरफन हरफन मोला, ठीक है, हरफन मोला अंग, बोलो इंग्लिश में बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेंड। कभी आपने ये कहीं पढ़ा हो, एग्जाम में कभी पूछा जाए जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स किसको कहा जाता है, तो स्किन को कहा जाता है, स्किन को हरपन मोला अंग बोलो कहते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन बहुत सारे काम करता है, स्किन प्रोटेक्शन करता है, स्किन बोलो सिक्रेशंस, यहाँ से बहुत सारे स्वेट ग्लैंड है, बोलो एक्सोक्राइन्स जो ग्लैंड्स होती है उनसे सिक्रेशन होता है, बोलो तो स्किन हमारा टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, जिसको बहुत सारे काम होते हैं वो ऑलराउंडर, मतलब हर पूर्णमोला अंग। बोलो कभी कोई खिलाड़ी है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, कैच भी करता है, अच्छी फील्डिंग भी करता है, तो नहीं कहते वो हरपन मोला खिलाड़ी है, क्लियर। तो हरपन मोला वर्ड का मतलब समझ में आया बोलो, तो बहुत सारे वर्क जो करता है। तो स्किन को क्या कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स, मतलब इसी को क्या कहा जाता है, हरपन मोला अंग भी कहा जाता है, क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई स्किन एज ए हम पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो ये मैंने आपको पहला बताया, ओके। उसके बाद ये तो आप समझ के बोलो, नोट करके अपन ने लिखा है। उसके बाद अपन आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, मैंने कहा बोलो एसिडिक पीएच, ठीक है, एसिडिक पीएच, बोलो एसिडिक पीएच। तो हमें पता होना चाहिए कि बोलो स्लाइवा, क्लियर, स्लाइवा कोमा स्टोमक, क्लियर, एंड वेजाइना, ठीक है, वेजाइना बोलो कि पीएच, ठीक है,
पीएच एसिडिक, एसिडिक बोलो पीएच होती है, ठीक है, होती है, जो जिससे जिससे यह माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स बोलो ग्रो, ठीक है, नहीं करते हैं, करते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये भी हमारी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हुआ, ये भी क्या हुआ, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हुआ। तो अभी मैंने आपको स्किन बताया, वो भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है और ये भी इनेट इम्यूनिटी पार्ट है। बेसिक डिफरेंस क्या है, तो स्किन इज ए एनाटॉमिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी एंड एसिडिक पीएच इज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मतलब स्किन किसका रोल कर रहा है, एनाटॉमिकल बैरियर का, और एसिडिक पीएच किसका काम कर रहा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का। दोनों ही बैरियर का काम कर रहे हैं, दोनों इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं, बट एक को हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दो वर्ड समझते हो, बोलो। एनाटॉमिकल बैरियर कौन हुआ, स्किन हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बोलो एक पॉइंट हम और लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, कि यहाँ पर मैंने कहा बोलो स्किन, स्किन बोलो एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल बोलो मैंने कहा बैरियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एनाटॉमिकल बैरियर बोलो होता है, ठीक है, एनाटॉमिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, बोलो होता है। आपको मेरी बात समझ में आए? और मैं आपको यहाँ पर क्या लिखूँगा, एसिडिक पीएच कहाँ होती है, बोलो उसका क्या एडवांटेज है, समझ में आया, बोलो। और साथ के साथ मैं क्या बोलूँगा कि एसिडिक पीएच, ठीक है, मैंने कहा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्लियर, आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, होता है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आए? फिर मैंने कहा नंबर 3 क्या है, बोलो लाइसोजाइम। क्लियर, आपको पता है लाइसोजाइम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है, मैं पहले भी बताता हूँ फिर बता रहा हूँ, बोलो स्लाइवा, क्लियर, बोलो सिब्बम, बोलो सिब्बम एंड टीयर, क्लियर, लार, पसीना और आंसू में, क्लियर, बोलो मैंने कहा लार, पसीना और आंसू, ठीक है, बोलो आंसू बोलो में, ठीक है, क्या होता है, लाइसो, लाइसोजाइम, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम, ओके, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, क्लियर, जो माइक, जो फेगोसाइटिक, बोलो फेगोसाइटिक, क्लियर, फेगोसाइटिक बोल दिया मतलब समझ गए, बोलो लाइसोजाइम का रोल ही होता है माइक्रोब्स को ख़त्म करना, क्लियर, जो फेगोसाइटिक बोलो फासाइटिक बोलो होता है, क्लियर, होता है, ओके। अच्छा, अब ये लाइसोजाइम किस किस में होता है, तो यहाँ पर मैं ट्रिक हमेशा आपको पहले भी बताया है, बोलो एस एस टी, बोलो एस एस टी मतलब समझ गए, बोलो कि जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एस एस टी में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, एस एस टी ले लेते हैं, बाद में बहुत आंसू निकलते हैं उनके, बोलो बात पहले तो लार टपकाते हैं कि बोलो हमें एस एस टी ले लेते हैं, बाद में उनके आंसू भी आते हैं और खूब पसीना भी आता है, क्लियर। तो समझ के बोलो एस एस टी में, बोलो एस मतलब क्या हो गया, स्लाइवा, क्लियर, एस मतलब क्या हो गया, सिबम, और एस मतलब क्या हो गया, टीयर, और तीनों में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, ओके। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4, मैंने कहा मैक्रोफेजेस। अभी हमने कौन सा एनिमल टिश्यू पढ़ा, बोलो, तो मैक्रोफेजेज मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैक्रोफेजेज इज ए सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और बॉडी में अलग अलग जगह पर वो अलग अलग नाम से जानी जाती है, और उसका काम ये है स्क्वेंजर सेल होती है, सफाई करने का काम करती है, बोलो ओके। तो मैंने कहा ये बोलो स्क्वेंजर, क्लियर, मैंने कहा सेल, ओके, बोलो बी कहते हैं, और मैंने कहा यह बोलो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर। अब आपको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, उनकी सेल क्या है, मतलब सारी पिक्चर आपके माइंड में
क्लियर हो गई है। क्लियर कि यूं तो हम मैक्रोफेजेज वर्ड बोलते रहते हैं, एक्चुअली मैक्रोफेजेज क्या है? तो मैक्रोफेजेज इज ए कनेक्टेड सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और वो बॉडी में अलग अलग नामों में, लीवर में कूपर सेल के नाम से जानते हैं, ब्लड में मोनोसाइट के नाम से जानते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल है। ओके, तो मैंने कहा ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बोलो सेल होती है। क्लियर? ओके, और स्क्वेंजर सेल है मैक्रोफेजेस, और मैंने कहा बोलो इसे सेकंड लाइन, ठीक है, ऑफ डिफेंस, ठीक है, बी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी बताया था मैंने आपको। क्लियर? यानी बॉडी में माइक्रोब जब एंटर होता है बोलो, तो अगर स्किन से पार हो गया तो सेकंड किसका काम है? उसको ख़त्म करने का, उसको रोकने का, मैक्रोफेजेस का। अलग अलग ऑर्गन के अंदर बोलो कैसे ही करके उसको, और उससे भी पार चला गया तो फिर एंटीबॉडी है। क्लियर? ओके, तो उसके बाद नंबर 5 कौन है? डब्ल्यूबीसी। नाम से ही जानते हैं डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में क्या काम करती है बोलो? फैगोसाइटिक का काम करती है, माइक्रोब्स को ख़त्म करने का काम करती है। ठीक है, मैंने कहा बोलो फैगोसाइटिक रोल। क्लियर? फैगोसाइटिक रोल। ओके, और फैगोसाइटिक रोल बोलो इन, ठीक है, अवर ब्लड। ओके, हमारे रक्त में फैगोसाइटिक रोल इसी का होता है, क्योंकि आरबीसी ट्रांसपोर्ट का काम करती है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग कराने का काम करती है, और डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटिक रोल रखती है। ब्लड में तीन ही बोलो क्या है आपकी सेल्स है, जिसमें डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट बनेगी। बोलो आरबीसी तो क्या है बोलो? O2 का ट्रांसपोर्ट करती है, वो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। बोलो बात समझ रहे हो ना? और प्लेटलेट्स हो बोलो आपका कहीं ब्लडिंग होती है तो क्लॉट बनाने का काम करती है, बट ये क्या करती है? फैगोसाइटिक रोल इन आवर बॉडी। ये जितने भी मैंने बताया ये सबको जन्म से ही मिलता है। बोलो बात समझ में? सबको लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है, सबको एसिडी पीएच मिलती है, सबको स्किन मिलती है, सबको मैक्रोफेजेज मिलती है, सबको डब्ल्यूबीसी मिलती है। तो इसलिए ये भी हमारा इम्यूनिटी का पार्ट है, बट इनकी इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी, जो जन्म से मिलेगी और नॉन स्पेसिफिक होगी। बोलो नॉन स्पेसिफिक का मतलब समझ गए कि सब में एक जैसी होगी। क्लियर? तो आई थिंक आपको पहला समझ में आया। बोलो पहला आप इतना नोट करो। क्लियर? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत समझने का है, या इसमें आपका एक बार सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये नोट किया था कंटेंट? ओके। अलग अलग टॉपिक के नेचर होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें याद करना होता है, कुछ में समझना होता है। क्लियर? ओके। ओके, कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो इन्नेट इम्यूनिटी कौन बनाएंगे? समझ में आया? बोलो क्लियर? ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं।
ओके. ओके. ये लाइन का मतलब समझ गए, एनाटॉमिकल बैरियर. ओके, एक होता फिजियोलॉजिकल बैरियर. ओके. ये जो लाइसोजाइम है, एसिडिपी है, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर है. क्लियर. स्किन क्या होता है? एनाटॉमिकल बैरियर होता है. ओके. हो गया ये नोट.
ओके, ये ऑर्डर फिक्स है। ओके, अंदर से बाहर। पांचों लेयर का नाम सीक्वेंस से कैसे याद रहेगा, समझ में आया? एसएमएस गर्ल्स का तो एस तो स्ट्रेटम कॉमन हो गया सब में। बोलो, एस एम का मतलब एलपी की, अगेन एस का मतलब स्पाइनोसम, जी का मतलब ग्रेन्यूसम, एल का मतलब लिसिडम और कॉर्नियम। ओके, हो गया नोट? बोलो। ओके, लाइसोजाइम एंजाइम, बोलो फेगोसाइटिक होता है। लाइसोजाइम एंजाइम करता क्या है? माइक्रोब्स को ख़त्म करता है। ओके, लाइसिस कर देता है उसका। ओके, ख़त्म कर देता है। ओके, पहले ही बताया था स्कैंजर सेल कहते हैं इसको। और ये कनेक्टिविटी प्रॉपर की सेल है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। और बता चुका हूँ अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग नाम से जानी जाती है, इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, लीवर में कुपर सेल, लंग्स में ओ सेल, ब्रेन में मैक्रोजियल सेल, बोलो स्प्लीन में रेटिकुलर सेल, और थाइमस में हैसल सेल, ब्लड में मोनोसाइट। बताया था मैंने आपको, क्लियर?
इसीलिए जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है तो आप समझ जाओ इन्फेक्शन है। बोलो, समझे समझे बोलो। ब्लड टेस्ट इसीलिए कराते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी बताया। क्या बताया? इनेट इम्यूनिटी। क्लियर? हटा दो, बोलो ये। अब हम क्या कर रहे हैं, बोलो नंबर 2, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके बारे में समझेंगे। क्लियर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब वह इम्यूनिटी जो हमें दूसरों से मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जो, बोलो, मैंने कहा वह इम्यूनिटी, ठीक है, जो दूसरों से, ठीक है, प्राप्त होती है। वो दूसरे कोई भी हो सकते हैं। वो वैक्सीन हो सकता है, कोई माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हुआ है, बोलो हमने डायरेक्ट एंटीबॉडी, बोलो इंजेक्शन से लिए, एनीवन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? दूसरों से प्राप्त होती है। ओके, मैंने कहा उसे, बोलो एक्वायर्ड, ओके, इम्यूनिटी, 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 ओके कहते हैं। अब आप 15-20 मिनट इधर ध्यान देना। बोलो ये वाली पहले क्लियर कर रहा हूँ। इन्नेट और एक्वायर्ड एक बार पढ़ लेंगे तो ये इम्यून सिस्टम का खाली बेसिक होगा। फिर हमें एक्टिव इम्यूनिटी डिटेल से पढ़ना है। क्लियर? तो अभी मैंने आपको इन्नेट क्लियर किया था, अब मैं क्या क्लियर कर रहा हूँ? एक्वायर्ड, ठीक है। मैंने कहा यह है निम्न 2 प्रकार, ठीक है, की होती है। ओके, नंबर 1, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव, बोलो इम्यूनिटी, और एक पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। बोलो एक एक्टिव और एक पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? बोलो एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। एक सक्रिय और एक क्या होती है, बोलो निष्क्रिय, ठीक है। हमें अच्छे से जानना है मीनिंग और एग्जाम्पल। तो मैंने कहा पहला मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? एक्टिव इम्यूनिटी वर्ड कब यूज करेंगे? जब कोई माइक्रोब्स यानी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा, और फिर जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्लियर? मैंने कहा किसी, ओके, माइक्रोब्स, ओके, बोलो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एंटीजन, ओके, के बॉडी में एंटर एंटर होने पर हमारे इम्यून सिस्टम हमारे, मैंने कहा इम्यून सिस्टम, ठीक है, सिस्टम द्वारा फाइट, ओके, करके जो इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी ओके बनाई, बोलो जाती है, ठीक है, उसे उसे एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, ओके कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा, बोलो सक्रिय, मैंने कहा प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होती है? 2 तरह की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। क्लियर? तो मैंने कहा यह भी 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स, बोलो की होती है। ओके, बोलो 2 टाइप की कौन सी होती है? एक नेचुरल, बोलो नेचुरल, मैंने कहा एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? बोलो, और एक क्या होती है? बोलो, मैंने कहा नेचुरल एक्टिव, ओके, इम्यूनिटी, और एक होती है आर्टिफिशियल, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। तो दोनों का एग्जांपल जानना पड़ेगा। एक मैंने कहा नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बोलो एक बार टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए आपको। क्लियर? फिर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी,
अगर पीछे सफिक्स एक्टिव इम्यूनिटी आता है, इसका मतलब बॉडी में तो पैथोजेंस माइक्रोब्स एंटर होगा। अब एक नेचुरल एंटर हो, हमें पता ही नहीं है, और हमारे अंदर कोई माइक्रोब चला गया, बोलो ओके, और हमारे इम्यून सिस्टम ने फाइट की और हमारे लिए इम्यूनिटी बन गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे बचपन में चिकन पॉक्स होता है, तो हम कहते थोड़ी है चिकन पॉक्स आ जा, चिकन पॉक्स आ जा, वो तो अंदर जाता है माइक्रोब्स और हमें चिकन पॉक्स करता है, 3-4 दिन परेशान होते हैं और इम्यूनिटी बन जाती, फिर चिकन पॉक्स नहीं होता। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में बोलो और आर्टिफिशियल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है? आर्टिफिशियल में क्या होगा? हम वाया इंजेक्शन, बोलो इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन, हम डेड या वेरी एट्यूनेटेड, बहुत ही वीक माइक्रोब्स को खुद बोलो बॉडी में एंटर कराते हैं, और फिर बोलो हमें 2-3 दिन सिम्टम्स आते हैं, डिजीज़ नहीं होती है, और हमारे इम्यून सिस्टम फाइट करता है और इम्यूनिटी बनती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दोनों में अंतर समझ में आया? एक तो नेचुरली माइक्रोब्स का अंदर जाना, और एक हमारे खुद के द्वारा वाया इंजेक्शन बोलो एंटीजन को अंदर डलवाना। दोनों में फ़र्क है, एक नेचुरल हुआ और एक आर्टिफिशियल हुआ। क्लियर? और दोनों ही होगा किसका पार्ट? बोलो एक्टिव इम्यूनिटी का, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में भी मैंने क्या लिखा? बॉडी के अंदर माइक्रोब्स का एंटर होना, बोलो एंटर वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियल हो, तो 2 टाइप उसके बन गए हैं। क्लियर? तो मैंने कहा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, अगर ये वर्ड समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने कहा बोलो बचपन में, ठीक है, बचपन में क्या आज भी होता है ऐसा? बोलो क्लियर, कि नेचुरली माइक्रोब्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा बचपन में, ठीक है, बोलो प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली। क्लियर? बोलो मैंने कहा नेचुरली किसी बोलो माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स का बॉडी में एंटर क्लियर होना, ओके, और उससे इम्यून सिस्टम, ठीक है, बोलो का फाइट करके इम्यूनिटी इम्यूनिटी बनाना। क्लियर? बनाना। बोलो किसका एग्जाम्पल होगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, बोलो क्या? चिकन पॉक्स। क्या लिख सकता हूँ? बोलो चिकन पॉक्स। लिखूंगा, समझ आओगे? बोलो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही लिख सकते हैं, बोलो चिकन पॉक्स। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर समझो। फिर तो लगता है कि वैक्सीन ले ही क्यों, फिर तो ऐसे ही छोड़ देते हाल में, अंदर जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी बनेगी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम वैक्सीन ले लेंगे तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा सफरिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचुरल माइक्रोब्स एंटर होगा वो पावरफुल होगा। क्लियर? और जो हम वैक्सीन के द्वारा एंटीजन अंदर डालेंगे वो इतना वीक फॉर्म होती है कि वो 1-2 दिन खाली छोटे मोटे सिम्टम्स ला सकता है, डिजीज कभी भी नहीं कर सकता। ये साइंटिफिक एस्पेक्ट है किसका? वैक्सीन का। बोलो बात, बट वैक्सीन बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ट्रायल होना चाहिए। जैसे कोविड का जो वैक्सीन था वो ट्रायल नहीं था, उसमें अभी भी नहीं पता है कि बोलो, अब तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देख रहे हो कोई अर्ली एज में हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई किस से मर रहा है। ये सारे वैक्सीन के जल्दी यूज करने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बोलो क्लियर? जो कभी 5 साल बाद पता चलते हैं, कभी 7 साल बाद पता चलते हैं। कोई भी वैक्सीन 10 साल के ट्रायल के बाद ही बोलो मार्केट में आता है। मतलब वैक्सीन का फिक्स रूल है कि वैक्सीन को 10 साल तक बोलो ट्रायल फेज में रखा जाता है, और 10 साल तक उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं कि बोलो इस ट्रायल में अगर ये हुआ तो अगले ट्रायल में वो वाला नहीं हो। फिर मतलब ऐसा कितने फेज से गुजरने के बाद जब मोस्ट सेफेस्ट वो बन जाता है, तभी उसको बोलो पब्लिक के लिए
एप्लीकेट किया जाता है, क्लियर। लेकिन बोलो महामारी के समय बोलो क्या होता, इतना टाइम नहीं था तो उसको अप्रूव कर दिया। तो वैक्सीन मतलब बिना ट्रायल के वैक्सीन बहुत डेंजरस होता है, क्लियर। तो मेरी बात समझ में आई बोलो, एक दो लगा लिए अब नहीं लगाने हैं, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। ये ज़्यादा किन को प्रॉब्लम्स आ रही है, डॉक्टर्स को आ रही है। आपने देखा होगा ज़्यादा जो हार्ट अटैक से अर्ली एज, अगर आज की न्यूज़ अगर किसी ने पढ़ी हो तो बहुत सारे डॉक्टर घर गए, ख़त्म हो गए। मतलब अच्छा, क्योंकि उनको ज़्यादा वैक्सीन लगाए गए हैं, बोलो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, क्योंकि वो तो उन्हीं में काम कर रहे थे, तो पहले ही उन्हीं पे ट्रायल किया गया। बोलो बात समझ रहे हो ना। तो आम पब्लिक है तो वो लेट लगा, बात समझ रहे हो ना। तो उनको जो डोज लगी वो बूस्टर डोज लगी। क्या लगी? बूस्टर डोज। बूस्टर डोज समझते हो, हैवी डोज, क्लियर, कि उनको इन्फेक्शन हो ही नहीं। तो इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है बट उसके साइड इफेक्ट अब आ रहे हैं, क्लियर, ओके। तो बोलो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, नेचुरल समझ में आया बोलो, ओके। तो नंबर टू और स्पेशली बच्चों में तो कोविड वैक्सीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी वैक्सीन इतने लगते हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम उसके लिए अच्छा सर्वाइव, मतलब ये कोविड कोई नया वैक्सीन नहीं है, बोलो ऑलरेडी पहले से खाली म्यूटेशन चेंज हुआ है, बाकी ये तो सालों से बोलो चलते आ रहे हैं, क्लियर, ओके। तो मेरी बात समझ में आई बोलो। उसके बाद मतलब जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था उसको कुछ नहीं हुआ, बोलो क्लियर, हाँ। बहुत सारे आए थे ना। हाँ, वो तो उनका हाफ लाइफ टाइम और उस पे डिपेंड करता है कि उसको बनाने के दौरान सेकंड डोज कब लेनी है। अच्छा। हाँ। ठीक है, क्योंकि रीजन है कि आपने वीक होता है कि वो लैक ऑफ ट्रायल, मैंने कहा ना किसी पर इसका बोलो सिम। अच्छा, जब ये ट्रायल होता है ना, तो जैसे 1000 चूहों पे ट्रायल किया तो 1000 चूहों पर सिम्टम्स नहीं आते हैं, बोलो एक 10 15 20 पर, बट वो 10 15 पर भी नहीं आने चाहिए। वही तो फेज है, ट्रायल फेज का मतलब है सब पे सिम्टम। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वैक्सीन सबने लगा है बट उनके एडवर्स इफेक्ट सब में नहीं आएंगे, और जिसमें आएंगे वो आपको दिख ही रहा है, बोलो किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी को डायबिटीज़ हो गई, बोलो ज़िंदगी में किसी का डायबिटीज़ थी नहीं, बोलो हो गया, ऐसे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और हो रहे हैं अभी। तो मैंने कहा ना किसी भी वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट को आने में 5 5 साल लगते हैं, तो इसीलिए तो 10 साल का फेज लिया जाता है कि बोलो किसी को वैक्सीन का ट्रायल किया, ज़्यादा ट्रायल चूहों पे ही किया जाता है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, 2 2 साल, 5 5 साल, 10 10 साल उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि वास्तव में उनमें का चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, क्लियर। तो वो चीज़ होता है, तो अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो मैंने कहा ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ओके। किसी में नहीं लगा तो भी कुछ नहीं हुआ, और किसी में लग गया तो भी हो गया, क्लियर, ओके। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, अब क्या बता रहा हूँ बोलो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ओके, एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी, ओके, इम्यूनिटी, ओके। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पर इतना सा लिख दूँ, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बोलो प्रोड्यूस, बोलो बाय, मैंने कहा वैक्सीनेशन। आप समझ जाओगे इस लाइन का मतलब, इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन, ओके। यानी क्या बोल रहा हूँ, वैक्सीन में, वैक्सीन में मैंने कहा वाया इंजेक्शन, ठीक है, वाया इंजेक्शन, डेड, ठीक है, बोलो डेड या वेरी, मैंने कहा डेड या वेरी वीक, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स को को हमारी हमारी बॉडी, ठीक है। अच्छा, हमारे होशोवास में वैक्सीन लगाया जाता है कि बोलो नहीं लगाया जाता है,
बोलो आर्टिफिशियल तभी दिया है, नेचुरल में क्या होगा हमें पता ही नहीं होगा। क्लियर? तो मैंने कहा वेरी वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में, ठीक है, एंटर एंटर बोलो कराया कराया जाता है। क्लियर? जो आपका वैक्सीन दिया है वो अपने आप में एंटीबॉडी इम्यूनिटी नहीं है, वो तो क्या है, उसको जनरेट करने का जरिया है। इम्यूनिटी तो हमारा माइक्रो हमारी बॉडी की बनाएगी। बोलो बात समझ? इसलिए वैक्सीन देने पर अगर किसी में एक दो दिन थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। क्लियर? ओके। और किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। बोलो सिम्टम्स भी नहीं आएंगे और आपकी इम्यूनिटी बन भी जाएगी। क्लियर? आप देखते हो पड़ोसी के बच्चे का भी वैक्सीन लगाया, आपके बच्चे का भी वैक्सीन लगाया, आपका बच्चा तो एक दो दिन फीवर आ रहा है, पड़ोसी वाले को आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है पड़ोसी का काम नहीं कर रहा है। बोलो वो मैंने कहा ना, वैक्सीन के मामले में पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। सिम्टम्स में इम्यूनिटी दोनों में जनरेट होती है। क्लियर? ओके। वैक्सीन में वाया इंजेक्शन डेड या वेरी, इसको वेरी वीक फॉर्म को एटेन्यूएटेड फॉर्म, बोलो माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है। ओके। फिर इम्यून सिस्टम, बोलो इम्यून, मैंने कहा सिस्टम, सिस्टम बोलो फाइट करके, ठीक है, फाइट करके, फाइट करके बोलो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बनाता है। क्लियर? बनाता है। इसका मतलब हुआ कि चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों में एक्टिव के ही दो टाइप हुए। क्लियर? ओके। अब है हमारा नंबर 2 कौन सा, बोलो, मैंने कहा बोलो पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे? मैंने कहा कि वह केमिकल, क्लियर, वह केमिकल बोलो जिसे हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है या नेचुरली एंटर होता है, बट वो हमारी बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम का पार्ट बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? पैसिव इम्यूनिटी। बोलो बात, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कुछ भी उसे लड़ेगा नहीं, बस वो बॉडी में जाएगा, इम्यून सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा पैसिव इम्यूनिटी, यदि कोई केमिकल, क्लियर, कोई केमिकल, ओके, मैंने कहा केमिकल बॉडी, ठीक है, बॉडी में जाकर जाकर हमारे 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 इम्यून सिस्टम, ठीक है, बोलो इम्यून सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का पार्ट बन जाता है, का पार्ट बन जाता है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। अब ये भी 2 टाइप्स की होती है। बोलो कितने टाइप्स? बोलो 2 टाइप्स। क्लियर? 2 टाइप्स कौन से होंगे? बोलो एक होगा नेचुरल, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और एक क्या होगा? बोलो एक क्या होगा? बोलो आर्टिफिशियल, बोलो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ओके, मैंने कहा बोलो एक क्या होगा? बोलो आर्टिफिशियल, ओके, पैसिव इम्यूनिटी। तो दोनों का अगर देखें, एक है बोलो नेचुरल। मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये नाम बैठ जाए, एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शन आते हैं जो अभी अपन चारों पढ़ने के बाद वापस अभी डिस्कस करेंगे। नेचुरल, बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बोलो क्या एंटर होगा? नेचुरली कोई केमिकल या एंटीबॉडी। क्लियर? और वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2, एक तो IgA, एक IgG। IgA फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम से मिलता है, IgG प्लेसेंटा से क्रॉस होकर मिलता है, और वो दोनों ही एंटीबॉडी होती है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का तो कोई रोल ही नहीं है, जाके इम्यून सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। बट वो नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल क्योंकि आर्टिफिशियल वर्ड तभी यूज करेंगे जब वाया इंजेक्शन होगा। क्लियर? वाया इंजेक्शन होगा। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि बोलो आपको, बोलो कुत्ते ने काट लिया। कैसे काट लिया? बोलो कुत्ते ने काट लिया। क्लियर? अब आप गए भागे भागे हॉस्पिटल। बताओ आपको हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाया जाएगा वो एंटीजन होगा कि एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी होगा। नेचुरल है। बोलो एक तो कुत्ते ने काटा और फिर और एंटीजन थोड़ी लगाएंगे, और बोलो एंटीबॉडी लगाएंगे, जिसको बोलते हैं ARS। ARS का मतलब एंटी रेबीज सीरम। सीरम में एंटीबॉडी होती है। क्लियर? तो बोलो वो लैब में बनाकर इंजेक्शन की फॉर्म में होती है और डायरेक्ट आपकी बॉडी में दिया जाता है। तो फिर वो इंजेक्शन से दिया है तो और एंटीबॉडी दी है, तो इसका मतलब हुआ आर्टिफिशियल
पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? और नेचुरली हमारी बॉडी में गया है, हमें पता नहीं है, तो वो क्या हो गया बोलो, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? जैसे मैंने कहा, आपको कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कभी सपोज लोहे की चीज़ की लग जाती है, आप हॉस्पिटल में भागे भागे जाके टीटी का इंजेक्शन लगाते हो, तो उसमें एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी होती है। क्लियर? टिटनस टॉक्साइड कहते हैं। और जो डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं उसमें एंटीजन होती है। डीपीटी मतलब डिप्टीरिया टिटनस पर्टुसिस, उसमें एंटीजन होती है। क्लियर? और टीटी के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। क्लियर? आपको सांप ने काट लिया, किसने काट लिया बोलो? सांप ने। इमेजिन करो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो एंटीवेनम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंटीवेनम। तो वो भी क्या होगा बोलो? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्या होगी? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। बोलो हॉस्पिटल्स के अंदर, बोलो ऑलरेडी लैब के अंदर, बोलो पॉइजन का एंटीडोट एंटीवेनम होता है, जिसको आपकी बॉडी में डाला जाता है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा बोलो? आपका एंटीबॉडी का काम करेगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मीनिंग समझ में आ रहा बोलो? मैंने कहा बोलो यदि यदि कोई एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी नेचुरली, मैंने कहा प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, मैंने कहा नेचुरली, क्लियर, बॉडी में जाकर जाकर ठीक है, जाकर इम्यूनिटी का पार्ट बने, इम्यूनिटी, ठीक है, का पार्ट बने। क्लियर? तो उसको हम क्या कहेंगे बोलो? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एग्जांपल दे सकता हूँ, आईजीए और आईजीजी। क्लियर? दोनों इसी के एग्जांपल है। बोलो आईजीए एंड आईजीजी। क्लियर? ओके। और मैंने कहा यहाँ पर आईजीए, बोलो फर्स्ट, मैंने कहा फर्स्ट, बोलो मदर मिल्क, ठीक है, फर्स्ट मदर मिल्क। क्लियर? फर्स्ट मदर मिल्क, बोलो से प्राप्त, फर्स्ट मदर मिल्क मतलब ब्रैकेट में लिख दो, बोलो कोलेस्ट्रम। ठीक है? क्या बोलते हैं? बोलो कोलेस्ट्रम। ठीक है? फर्स्ट मदर मिल्क से प्राप्त होती है। ओके। और जो मैंने कहा आईजीजी है, वो मैंने कहा बोलो प्लेसेंटा, ठीक है, बोलो को क्रॉस करके बोलो प्राप्त होती है नेचुरली। क्लियर? ओके। तो ये आपको बात समझ में आई बोलो? अब बाद में मैंने कहा ना, ये तो हम खाली बेसिक पढ़ रहे हैं, हमें एक्टिव इम्यूनिटी को डिटेल से पढ़ना है। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक सेल मीडिएटेड और एक एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, ये जितने आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनके स्ट्रक्चर, इनका वर्क, हम सबको जानेंगे। क्लियर? अभी तो हम क्या वर्ड क्लियर कर रहे हैं कि पहले इनेट पढ़ा, फिर बोलो एक्वायर्ड पढ़ रहे हैं। एक्वायर्ड में चार वर्ड क्लियर कर रहे हैं कि बोलो एक्टिव, बोलो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बोलो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। बहुत सी बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम्पल देखकर यही चार ऑप्शन होते हैं, तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर मैंने कहा नंबर 2 कौन सी है बोलो? नंबर 2 क्या बोला मैंने आपको? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोल रहा हूँ बोलो यहाँ पर? आर्टिफिशियल। ओके। मैंने कहा पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं तो इसमें मैं क्या बोलूँगा? अभी मैंने आपको बताया कि बोलो वाया इंजेक्शन। क्या करेंगे बोलो? वाया इंजेक्शन। जब भी हम हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे टीटी का इंजेक्शन लगाना हो, चाहे एआरएस देना हो, एंटीवेनम देना हो, बोलो इंजेक्शन से ही बोलो आपकी बॉडी में पहुंचाया जाएगा। तो मैंने कहा वाया इंजेक्शन। ठीक है? वाया इंजेक्शन बॉडी में मैंने कहा एंटीबॉडी, क्लियर, या एंटीडोट, ठीक है, को पहुंचाना। क्लियर? पहुंचाना। क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूँ? ARS का मतलब क्या हुआ बोलो? एंटी रैबीज सीरम। क्या हुआ बोलो? मैंने कहा एंटी, बोलो रैबीज, ठीक है, एंटी, बोलो मैंने कहा रैबीज, बोलो सीरम। क्लियर? और आप जानते हो हमेशा एंटीबॉडी किस में रहती है? सीरम में रहती है। क्लियर? मैंने लिखा यहाँ पर बोलो एंटी वीनम। क्लियर? क्या लिखा? एंटी वीनम। इसी तरह से क्या लिखा? टीटी। टीटी का मतलब क्या होता है बोलो? टिटनस
टॉक्सॉइड, क्लियर, टिटनस टॉक्सॉइड। ओके, तो ये सब जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, क्लियर। इनमें हम एंटीजन कभी नहीं देंगे क्योंकि पहले से एंटीजन तो लेके आया है। बोलो उसके लिए तो अपने को, अच्छा रेबीज का वैक्सीन भी लगता है। बोलो बात समझ ना, मेरे कहने का मतलब है ये एआरएस अलग है, ध्यान से समझना, टीटी अलग है और जो डीपीटी लगता है वो अलग है। बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे डॉग कोई घर पे रखते हैं तो उसमें जो वैक्सीन लगाते हैं उसमें तो एंटीजन ही होगा। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। और हमें कुत्ते ने काट लिया तो हमें जो लगाया जाएगा वो एआरएस होगा। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? बोलो ओके। तो आपको ये पहले आप नोट करोगे, ओके, यहाँ से। आर्टिफिशियल रेस्पॉन्स तो दोनों देगी, बट नीड पे डिपेंड करता है। बोलो आप प्रोफाइल एक्सिस के लिए कुछ लगा रहे हो, प्रोफाइल एक्सिस का मतलब समझना, तो हमेशा आपको एंटीजन ही वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे हम बच्चों में लगाते हैं, हम बीमार होने का इंतज़ार नहीं करते, हम चाहते हैं कि बच्चे में पहले से ही इम्यूनिटी बन जाए, तो हमेशा हमें आर्टिफिशियल बोलो एक्टिव इम्यूनिटी ही दी जाएगी। और आप बोलो बच्चा या किसी को प्रॉब्लम हो गई, कुत्ते ने काट लिया है, फिर हमेशा बोलो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ही दी जाएगी। वो नीड पे डिपेंड करता है, क्लियर, ओके। अब जैसे मैंने कहा चिकन पॉक्स मैंने अभी आपको बताया, अब कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो ही नहीं, तो उसका भी वैक्सीन आता है, आप पहले से लगवा लो। आप कोई चाहे कि मेरे बच्चे को टाइफाइड कभी हो ही नहीं, उसका भी वैक्सीन आता है। मतलब सबके वैक्सीन अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वैक्सीन जो सबको लगते हैं वो लगाते हैं, बाकी आपकी नीड पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बाकी कॉस्टली आते हैं जो आपको अपनी इच्छा पे लगवाने पड़ते हैं। बोलो प्राइवेट, क्लियर, मतलब आप लेके जाओगे गवर्नमेंट वाले भी लगा देंगे, बट वो जरूरी नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग वो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे दोनों में चलेगा, जो लेकिन जो फिक्स क्राइटेरिया है वो तो लगाते ही हैं, क्लियर। BCG हो गया, DPT हो गया, सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर, सारे वैक्सीन अपन पढ़े। हाँ वो तो उनको ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट का है वो तो लगाने चाहिए, उसके अलावा कुछ वैक्सीन्स आप लगवा सकते हो, सारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर, ओके। दूसरों से प्राप्त होती है, दूसरा मतलब मैंने कहा कि बोलो मदर से मिली, या मैं आपसे कहूँ इंजेक्शन से हमने अंदर पहुंचाया, और बोलो समझ के बोलो, ठीक है। माइक्रोब्स बॉडी में गया नेचुरली और इम्यूनिटी बनी, तो भी तो माइक्रोब से ही प्राप्त हुई है ना अपने को, ओके। इंजेक्शन से अपने एंटीजन पहुंचाया और बने, तो भी दूसरे से प्राप्त हुई है, क्लियर। बोलो IgG है, या फिर मैंने कहा कि ARS एंटी रेबीज सीरम लिया, वो भी, ऑल आर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर।
ओके, आ रहा है समझ, बोलो। ओके नोट बोलो। ओके, ओके नोट बोलो। आपको पूछा जाए आईजीए किस टाइप की इम्यूनिटी है, आपको पूछा जाए वैक्सीन बोलो से प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी कैसी होती है, चार नाम यही बोलो, क्लियर। बोलो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आपको चार वर्ड क्लियर होने चाहिए। ओके, आपको बोला जाए बचपन में किसी को बोलो चिकन पॉक्स हो गया, और सेम उसको बाद में कभी चिकन पॉक्स नहीं होता है, तो बताइए वो किस टाइप की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो आपको पता होना चाहिए, चार ऑप्शन वही होंगे। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल,
एक्टिव इम्यूनिटी, क्लियर, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ओके। हो गया। ओके। जी बात समझ में आए, बोलो, ठीक है।
एंटीडोट को पहुंचाना। अगर हम एंटीडोट भी दे रहे हैं वो भी इसी का पार्ट होगा। बोलो एंटीवीनम क्या है? एंटीडोट ही है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी को सांप काटता है तो सांप को, हाँ बोलो, सांप की फोटो लेके जरूर जाओ, आप पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है। और समझे समझे बोलो। तो फिर आप पे ट्रायल ही होगा। बोलो एंटीडोट लगाएंगे, थोड़ी देर में ठीक नहीं हो रहा फिर दूसरा एंटीडोट लगाएंगे। और अगर यही आप सांप की फ़ोटो ले जाओगे तो आपको डायरेक्ट वही एंटीडोट लगेगा जो सांप का है। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में सांप का काटने के बाद ले जाते हो तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट आपको ट्रीट करता है उस डिपार्टमेंट के पास हर सांप का एंटीडोट अवेलेबल होता है। क्लियर? वो उसके स्पेशल टीम होती है। तो आप सांप की फ़ोटो दिखाते ही उनको पता चल जाएगा कि ये सांप कौन सा, पहले तो पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, सबसे पहले ये चेक करना होता है। क्योंकि बहुत सी बार हम घबरा जाते हैं, बोलो नॉन पॉइजनस होता है तो भी। तो अगर नॉन पॉइजनस है तो कोई बात नहीं, दो चार चाटे लगाओ उससे ही ठीक है। बोलो बात समझ ना। और हमारे राजस्थान में ज़्यादातर सांप पॉइजनस होते हैं, ध्यान रखना। ज़्यादा बोलो आपसे मैं मस्त भी मत हो जाओ। क्लियर? बोलो दुनिया में ज़्यादातर सांप कैसे होते हैं? बोलो नॉन पॉइजनस। सांप में 1-2% सांप ही पॉइजनस होते हैं, ज़्यादातर सांप नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन जो अपने यहाँ राजस्थान में होते हैं किंग कोबरा, कोबरा, काला नाग, वो सब क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। क्लियर? पूरा अपन रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। बोलो सारे बोलो कौन से हार्ट फेलियर वाले होते हैं, कौन से ब्रेन में फेलियर वाले होते हैं, अलग अलग तरह के सांप होते हैं ना। ओके, सारे अपन पूरा रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे। ओके। हाँ बिल्कुल, उसके पॉइजन से बनते हैं। मतलब ये ARS भी कैसे बना है? वो ये लैब में बनाए जाते हैं। बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारे बोलो उन्हीं से बनाए जाते हैं। क्लियर? एंटीवीनम में सब सांपों से ही बनाए जाते हैं। ओके। तो वो कंपनियों के काम है। जितने भी कंपनीज ये एंटीवीनम बनाने वाली भी कंपनियां होती है, बोलो सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स सारे लैब के ही तो काम है ना। ओके। तो ये बात समझ में आई बोलो आपको? अब एक्चुअली हमें डिटेल से क्या पढ़ना है? एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? एक्टिव इम्यूनिटी। अभी तो हम टर्मिनोलॉजी को जान रहे थे। क्लियर? हमें क्या स्टडी करना है? एक्टिव इम्यूनिटी। ओके। एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग तो समझ गए? बोलो एंटीजन माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर कराना और इम्यून सिस्टम फाइट करके बनेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? एक्टिव इम्यूनिटी। बोलो इसमें ये हम स्टडी करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ एक्टिव इम्यूनिटी में। बोलो एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, बनाने का बोलो कार्य, बनाने का बनाने का कार्य लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट। क्लियर? बोलो मैंने कहा द्वारा, ठीक है, द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। ठीक है? अच्छा, फिर क्या बता रहा हूँ आपको? मैंने कहा लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट बोलो का निर्माण बोन मेरो में होता है। किस में होता है? बोलो बोलो मैंने कहा निर्माण बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो में होता है। क्लियर? होता है। होता क्या एक्चुअली? बोन मेरो। अब मैं बोन मेरो को क्या लिखूंगा? BM। बोन मेरो में टू टाइप, ठीक है, की सेल्स होती है। क्लियर? दो तरह की सेल होती है, एक होती है T सेल, एक होती है B सेल। एक क्या होती है? T सेल और एक क्या होती है? B सेल। ओके। क्या होता है T सेल? T सेल बोन मेरो से माइग्रेट माइग्रेट करके करके थाइमस, ठीक है, थाइमस में जाकर जाकर मैंने कहा मैच्योर होकर टी लिम्फोसाइट बनाती है। टी लिम्फोसाइट, ठीक है, बोलो टी लिम्फोसाइट में बोलो बदलती है, ठीक है, या बनाती है। तो इसका मतलब हुआ टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब ही क्या होता है? बोलो थाइमस। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? ओके। फिर क्या बता रहा हूँ? बी सेल। बोलो बी सेल बोन मेरो में ही
में ही मैच्योर होकर, ठीक है, ध्यान से समझना, टी सेल हो या बी सेल हो, वो दोनों सेल है किसकी, बोन मेरो की। टी सेल तो बोन मेरो से माइग्रेट करके थाइमेस में जाकर मैच्योर होकर टी लिम्फोसाइट में बदलती है, और मैंने कहा बी सेल बोन मेरो में ही मैच्योर होकर बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बोलो में बदलती है। क्लियर? पहले तो आपको ये पहले बेसिक बात समझ में आए। अब क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही दूसरा नाम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको बनाने का काम टी लिम्फोसाइट का होता है, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको बनाने का काम बोलो बी लिम्फोसाइट का होता है। क्लियर? तो अब क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा टाइप्स, ठीक है, ऑफ, बोलो मैंने कहा टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? अब हम किसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी को पढ़ रहे हैं। क्लियर? और उसके दो टाइप, एक होता है मैंने कहा सेल, बोलो मीडिएटेड, बोलो मैंने कहा मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ओके, सी मैंने कहा एम, बोलो आई, क्या बोलते शॉर्ट में, सी एम आई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरी क्या होती है, मैंने कहा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, बोलो मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी, और उसको क्या बोलते हैं, ए एम आई, और उसी का दूसरा नाम, इसी को क्या कहा जाता है, बोलो हुमुरल, हुमुरल, बोलो मैंने कहा इम्यूनिटी। क्लियर? एक ही बात होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। बात समझ में आए बोलो? तो ये दोनों अपने को डिटेल से पढ़ना है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी यही है, बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, जो हमें स्टडी करना होता है जब हमारी बॉडी में माइक्रोब सेंटर होता है, तो ये भी अपने लेवल पे काम करता है, ये भी अपने लेवल पे काम करता है। ये कैसे काम करता है, इसको कैसे, क्या क्या इसमें होता है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, इनको डिटेल से पढ़ना है। मतलब आपको इम्यूनिटी समझ में आया? अभी हमने पूरा बेसिक किया था, अब हम कल इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको इम्यूनिटी का फंडा समझ में आएगा। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो आप ये नोट करोगे। ओके, आपने आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में अपन ने वाया इंजेक्शन वैक्सीन दे रहे थे, वहाँ पर हम डीपीटी, एमएमआर सारे लिख सकते थे, वो तो आप वैसे ही समझ गए। बोलो ओके। वो वैक्सीन कौन है, कौन से पैथोजन से, कहा, वो तो डिजीज पैथोजन पढ़ेंगे, सब आ जाएंगे। क्लियर? एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है, क्लियर? डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, किस पे यूज होता है, क्लियर?
CMI और AMI, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का काम करते हैं और इनको अपने को स्टडी करना होगा। एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कोई दूसरा क्या नाम होता है? हुमोरल। बोलो, मैंने कहा हुमोरल। क्लियर? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो। और इन दोनों को अच्छे से कल अपन सीखेंगे।